My dear YouTube viewers, सुसाइड, खुदकुशी, आत्महत्या आज दुनिया के अंदर सबसे ज्वलंत इशू है। दिस इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। मोर देन 5 lakhs people in a year are committing suicide। हम कैसे समाज में रह रहे हैं? एक तरफ हमारा समाज करुणामय है तो दूसरी तरफ करुणाहीन है। ऐसे समय में हमें इस इशू पे गौर व फिक्र करना होगा, क्यों कि यह लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, परिवारों से जुड़ा हुआ है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। A Buddhist monk, Metendo Bhikkhu, told a story that a woman approached a Buddhist monk and said, "When I was 12 years, I was sold to a brothel, and I have had to do this work ever since. I must beg your forgiveness for my sin." The monk replied, "There is no need to beg forgiveness from me. It is I and the world who should beg your forgiveness, for we have not done enough to protect you, your dignity. Please forgive me and the world for having failed to protect you." उस बुद्धिस्ट मॉन्क ने यह कहानी सुनाई कि एक स्त्री उसके पास आई और उस स्त्री ने कहा कि जब वह 12 साल की थी तो उसे एक वेश्यालय में बेच दिया गया, और तब से वो उस वेश्यालय में, ब्रॉथेल हाउस में, वो इस तरह का कार्य लगातार करती रही। उसने कहा कि मुझे आप क्षमा दान करें। उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि कोई क्षमादान लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह तो मैं और यह संसार इसके लिए जिम्मेदार है। क्षमा तो हमको और इस संसार को तुमसे मांगनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे गरिमा की, तुम्हारे सम्मान की रक्षा नहीं कर सके, तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सके। इसलिए तुम हमको और इस संसार को माफ कर दो, क्षमा कर दो, क्योंकि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सके, तुमको प्रोटेक्ट नहीं कर सके। लाखों नौजवान, स्त्रियां, सेना के जवान, छात्र छात्राएं, धनी और निर्धन, हैव्स एंड हैव्स नॉट, किसान, मजदूर, गरीब, बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक आत्महत्या कर रहे हैं। क्या कारण है, क्या वजह है कि उन्हें आत्महत्या करना पड़ रहा है? कैसे समाज में हम जी रहे हैं, एक ऐसे हृदयहीन समाज में जहां हम आत्महत्याओं की खबर पढ़ते हैं और उसके बाद सिर्फ अफसोस जाहिर करते हैं और उसके बाद अपने काम में लग जाते हैं। क्या हमारे समाज की, इंस्टीट्यूशंस की, स्टेक होल्डर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि उस आत्महत्या के कारणों की जड़ों में जाएं और कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं सोसाइटी में, समाज में, परिवार में,
हर जिले में कोई ऐसा प्रिवेंटिव मैकेनिज्म बनाए जिससे इन आत्महत्याओं को रोका जा सके। जब हम समाचार पत्र में पढ़ते हैं और इस तरह की खबरें सुनते हैं कि नौजवान कपुल्स ने आत्महत्या कर लिया, जब हम ये पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति ने अपनी बेटी 10 वर्ष की, दूसरी बेटी 5 वर्ष की और एक बेटी 6 वर्ष की, उसको जहर देकर और फिर खुद उसने जहर खाकर आत्महत्या कर लिया, तो दिल दहल उठता है। एक छात्रा ने दुपट्टे से पंखे में लटक कर आत्महत्या कर लिया। एक पिता ने बेटे बेटी की गला दबाकर हत्या करने के बाद मेट्रो के समक्ष कूदकर आत्महत्या कर लिया। प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर लिया। इस तरह की खबरें आए दिन आती हैं कि पत्नी बच्चों की हत्या कर कारोबारी ने लगाई फांसी। पति पत्नी ने 2 बच्चों के साथ जान दे दी। ब्लेड से पेट चीरकर युवक ने जान दे दिया। वाणिज्य कर उपायुक्त ने खुद को गोली से मारकर आत्महत्या कर लिया। सेपरेशन से दुखी युवक 2 बच्चों संग गंगा में कूद गया, जिसमें एक बच्चे की उम्र 3 साल और दूसरे की उम्र 5 साल। ऐसी खबरें हमको आए दिन पढ़ने को आती हैं। अनदर यूथ एंड्स लाइफ ओवर लोन एप्लीकेशन हैरेसमेंट। आखिर हम किस समाज में रह रहे हैं? जब हम आत्महत्याओं की खबरें पढ़ते हैं और सुनते हैं तो समाज में तरह तरह की प्रक्रियाएं आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह कायरता है, कुछ लोग इसको पलायनवादी दृष्टिकोण मानते हैं, कुछ इसको गरीबी मानते हैं, कुछ बेबसी मानते हैं। सबके अपने अपने तर्क हैं। हिटलर, जिसने कंसंट्रेशन कैंप में गैस चैम्बर में हजारों लोगों को जिंदा जला दिया, उस हिटलर ने अपने अंतिम समय में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। क्या हिटलर पलायनवादी था, कायर था, जिसने लाखों लोगों का कत्ल करवाया? आखिर में उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वो कौन सी फोर्सेस थी जिसने हिटलर को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया? अर्नेस्ट हेमिंग्वे, यूकियो मिशिमा, वॉल्टर बेनियामिन जैसे लोगों ने भी आत्महत्या कर लिया। स्टालिन के जुल्म और सितम से बचने के लिए हजारों लोगों ने मानव गरिमा की लाचारी के साथ आत्महत्या कर लिया। कौन बुजदिल है, कौन कायर है, कौन पलायनवादी है, कैसा समाज है, हम किस समाज में जी रहे हैं, हम किस हृदयहीन दुनिया में जी रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। आत्महत्या को समझने के लिए हमें करुणा के साथ इसको समझना होगा, इसकी जड़ों में जाना होगा और उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना होगा। प्रिवेंटिव सिस्टम डेवलप करना होगा कि अगर किसी के अंदर आत्महत्या के कोई इंस्टिंक्ट डेवलप हो रहे हैं तो हम लोग या सोसाइटी के लोग या वो प्रिवेंटिव हेल्पलाइन के एक्टिव मेंबर्स उनको कॉल करें, उनसे बात करें, उनसे डायलॉग करें और उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करें। सुसाइड
मीन्स सेल्फ, साइड मीन्स किलिंग, सुसाइड मीन्स सेल्फ किलिंग। जो स्वयं हत्या कर ले, अपनी स्वयं हत्या कर ले, वो सुसाइड, आत्महत्या या खुदकुशी उसको कहा जाता है। सुसाइड, शेनेडमैन ने कहा है कि सुसाइड इज द कॉन्शियस एक्ट ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड एनिहिलेशन, बेस्ट अंडरस्टूड एज ए मल्टी डायमेंशनल malice in a needful individual who defines an issue for which the act is perceived as the best solution। आत्महत्या ही उसके प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन है, ऐसा आत्महत्या करने वाला व्यक्ति समझता है। वह जो नीडफुल पर्सन है, जो परेशानी से घिरा है, या जिसको कोई आशा की किरण नहीं दिखाई देती, जिसको ऐसा लगता है कि अब उसके जीवन के रास्ते बंद हो गए हैं, उस नीडफुल पर्सन को यह समझ में आता है कि आत्महत्या ही बेस्ट सॉल्यूशन है। हम इस बात को देखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य की अलग अलग स्किल होती है, उनकी सोचने समझने तर्क करने की शक्ति अलग अलग होती है। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति लैक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की कमजोरी के भी शिकार होते हैं। किसी भी समस्या का हल ढूंढने में उनके अंदर वो सक्षमता नहीं होती, वो कैपेसिटी नहीं होती, और वो प्रॉब्लम को हल करने में सक्षम नहीं होते, जिसके कारण वो ये समझते हैं कि हम आत्महत्या कर ले, दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। कभी कभी जीवन में निराशा की स्थिति आती है। हम जो सोचते हैं वो जब हमें नहीं मिलता, हम जो सपना देखते हैं वो हम नहीं पूरा कर पाते, तो उस फ्रस्ट्रेशन में भी लोग आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत से लोग लेस टॉलरेंस होते हैं, उनमें सहन करने की शक्ति बहुत कम होती है। इसके कारण भी वो चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं और उत्तेजित होकर अति उत्तेजना में आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत से लोग इमैच्योर होते हैं, चीज़ों को समझने परखने और उसको हल करने में वो असक्षम रहते हैं। ऐसे व्यक्ति भी आत्महत्या कर लेने की उनकी संभावना बनी रहती है। आज के इस ज़माने में जब एक जगह यह कहा गया बाइबल में कि लव योर नेबर, अपने पड़ोसी को प्यार कीजिए, तो वो इसीलिए कहा गया कि आपके दुख और सुख में आपका पड़ोसी आपका साथ देगा। आपके घर में अगर आग लगेगी तो सबसे पहले आपका पड़ोसी बुझाने आएगा। मगर अब आज के इस मॉडर्न ज़माने में आप एक पड़ोसी से पड़ोसी का नाम पूछिए कि आपके पड़ोसी कौन है, तो उसको नाम तक नहीं मालूम। अब लव योर नेबर की जगह यह आ गया कि बीवेयर ऑफ योर नेबर। लव योर नेबर की जगह अब यह आ गया कि बीवेयर ऑफ योर नेबर, अपने पड़ोसी से सावधान रहें। इसके कारण भी अगर कोई व्यक्ति परेशान है, दुखी है, तो पास पड़ोस के लोग इस बात को नहीं जान पाते कि उसके पड़ोस में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं, इसकी क्या संभावनाएं हैं। आज हम देखते हैं
कि जो फैमिली है वो विखंडित होती जा रही है और व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म, ये अपना प्रभाव विस्तारित करता जा रहा है। आज फैमिली में जो यूनिट है वो खंडित होते होते अलोन तक आ गई। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। एक इंडिविजुअलिज्म इस चरम सीमा तक पहुंच गई है, जिसके कारण भी आत्महत्याएं बढ़ रही हैं और आत्महत्या की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। बीमारी से ऊब कर भी लोग आत्महत्या का प्रयास करते हैं, आत्महत्या की तरफ उन्मुख होते हैं। क्रॉनिक डिसीज है जो ऐसा लगता है कि नहीं ठीक होगी और वो ऊब जाते हैं और आत्महत्या की तरफ बढ़ते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज अ बिग इशू। जब बड़ी तेजी से समाज में बेरोजगारी फैलती है तो जो नौजवान है उनको लाइवलीहुड का खतरा हो जाता है। वो बेरोजगार, इमोशनल होकर बेबसी में, उनको कोई बात नहीं सूझती, तो वो ये सोचते हैं कि सुसाइड इज द ओनली एंड बेस्ट ऑप्शन, और वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं या आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। आज घर घर में क्लेश है, ईर्ष्या है, एक दूसरे से कंपटीशन है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास हो रहा है। ऐसे समय में घर घर में भाइयों में बंटवारा हो रहा है, पट्टीदारों में, और पार्टीशन की वजह से जो क्लेश बढ़ रहा है, जो बंटवारे के झगड़े हैं, जो कोर्ट में बंटवारे के सूट्स पेंडिंग है लंबे समय तक, यह भी एक कारण है कि लोगों को घर में रहने सहने की दिक्कत आ रही है और आपस के रोज के झगड़े और परेशानी की वजह से लोग आत्महत्या की ओर उन्मुख हो जाते हैं और आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। मैरिटल प्रॉब्लम्स, डोमेस्टिक वायलेंस, हैरेसमेंट, यह भी एक बड़ा इशू है। अक्सर घर के अंदर इस तरह के घरेलू हिंसा लगातार घटने के कारण भी आत्महत्या की तरफ लोग प्रेरित होते हैं। हमारे समाज में लड़कियां भी एक तरह की अभिशाप अभी भी समझी जाती हैं। अगर लगातार किसी को लड़कियां पैदा हो रही हैं तो भी उसको इतना ताना तिश्ना दिया जाता है, उसको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि उससे भी दुखी होकर आत्महत्या की तरफ वो परिवार का सदस्य बढ़ता है। स्कूलों में हम देखते हैं कि सुसाइड एमंग द स्कूल चिल्ड्रेन हैव बीन ऑन द इंक्रीज। हम बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि वो एग्जामिनेशन अच्छे से अच्छे नंबर से पास करें। आज की इस दुनिया में जहाँ इतना कंपटीशन है, इंट्रेंस एग्जामिनेशन कंपटीशन, इसने भी बच्चों को इतना ज़्यादा दबाव में ला दिया है कि ये बच्चे आत्महत्या की तरफ उन्मुख होते हैं और सुसाइड का प्रयास करते हैं। हमारी मीडिया, कंज्यूमरिज्म, इसने भी एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। आज के इस जमाने में जहां पड़ोसी के घर अगर कंफर्टेबल लाइफ है, अगर चकाचौंध है, तो दूसरा अपने आप को कमतर समझता है। पड़ोसी की अगर कलरफुल लाइफ है तो दूसरा अपने आप को उससे नीचा समझता है।
और इस फ्रस्ट्रेशन के कारण उस घर में कलह होती है, झगड़ा होता है और वो घर के लोग निराशा में डूबकर आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। ये समस्याएं धीरे धीरे गहन रूप लेती जा रही हैं। देयर आर अदर मेनी फैक्टर्स ऑफ committing suicides by the youngsters. Financial problems, paranoid disorders, schizophrenia, interpersonal problems. These are the main issues and problems which the society is facing. यह कहा जाता है कि पुरुष ज्यादा आत्महत्या करते हैं, उनकी परसेंटेज आत्महत्या करने की ज्यादा है। इसका मनोवैज्ञानिकों ने शोध किया और अपने अपने तर्क दिए कि हमने एक मैस्कुलिन सोसाइटी बनाई है जहां हमने पुरुषों के ऊपर सारी जिम्मेदारी दे दी है कि पुरुष सेना में, पुलिस में, बॉर्डर पे रहें, परिवार का खर्चा चलाएं। और जब आज के इस जमाने में लड़के या आदमी अपनी जॉब खो देते हैं या इस फैशनेबल सोसाइटी में उतना खर्चा, उतने हाईली एक्सपेंसेस को बियर नहीं कर पाते, तो उनको यह महसूस होता है कि हम कैपेबल नहीं हैं। और जब उनको प्रेशर होता है इस बात का, तो वो सुसाइड कर लेते हैं। और जहां तक स्त्रियों की बात है, लड़कियों की बात है, वो इस प्रेशर से मुक्त रहती हैं। उनको सिर्फ ये कहना है कि इस चीज की कमी है, पूरा करने की जिम्मेदारी पुरुषों पर है, घर के मुखिया पर है। इसलिए आत्महत्याएं पुरुषों में ज्यादा पाई गईं। बहुत से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, मगर जैसे जैसे विमेन एम्पावरमेंट बढ़ रहा है, जैसे जैसे औरतें जिम्मेदारी ले रही हैं, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इज इंक्रीजिंग इन कमिटिंग सुसाइड्स। माने औरतें भी ज्यादा से ज्यादा अब सुसाइड कर रही हैं। क्यों? कि वो भी उसी समाज में आ रही हैं, उसी समाज का हिस्सा है और उनको भी तरह तरह की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। और जब वो चुनौती का सामना नहीं कर पाती तो वो आत्महत्या की तरफ उन्मुख होती हैं और आत्महत्या करने का प्रयास करती हैं। जापान में एक ट्रेडिशनल रिचुअल जापानीज सोसाइटी में है जिसको हाराकिरी कहते हैं। हाराकिरी ग्रेट डेथ, ritual suicide by the belly cutting practiced by Samurian, the traditional Japanese society। कि हाराकिरी एक तरह की ग्रेट डेथ वो मानते हैं कि वो अपनी आंतें काट कर आत्महत्या कर लेते हैं। ये इस तरह का रिचुअल, इस तरह का ट्रेडिशनल जापानीज में, सैमूरियन में पाया जाता है। सुसाइड, आत्महत्या, यह सिर्फ एक घटना नहीं है, एक व्यक्तिगत घटना नहीं है, बल्कि इसके लिए
सोसाइटी के डायनेमिक्स जिम्मेदार होते हैं कि हम किस तरह के समाज में रहते हैं, हमारा समाज कैसा है। वो समाज के डायनेमिक्स भी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार होते हैं, वो फैक्टर्स को डिटरमिन करते हैं। सोशल इंटीग्रेशन कितना उस व्यक्ति का है, उस समाज में कितना सोशल इंटीग्रेशन है, वो समाज में कितना उसका पार्टिसिपेशन है, इंटीग्रेशन है, यह भी फैक्टर एक सुसाइड के लिए मायने रखता है। साथ ही साथ कल्चरल सॉलिडिटी, अगर कल्चरल सॉलिडिटी नहीं है, सांस्कृतिक अगर एकता नहीं है और भागीदारी नहीं है उस समाज में, तो वहां भी आत्महत्या करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी की पूरी संभावनाएं हैं। दुर्खिम एक महान चिंतक, उसने आत्महत्या को व्यक्तिगत और सोसाइटी, एक व्यक्ति और सोसाइटी के बारे में शोध करने के बाद उसने यह निष्कर्ष निकाला कि 4 तरह के फैक्टर्स हैं आत्महत्या के लिए जिम्मेदार। पहला, ईगोइस्टिक सुसाइड। पहला, ईगोइस्टिक सुसाइड। इस तरह का सुसाइड उस समाज में ज्यादा होता है जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो टीवी एंकर्स हैं, या जो फिल्म सिटी से जुड़े हुए हैं, जो हॉलीवुड बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, जो दार्शनिक हैं, जिनकी अपनी दुनिया है, एक ग्लैमर की दुनिया है, और वो अपनी दुनिया में ही रहते हैं और बाहर के समाज से कटे हुए रहते हैं। और जब ऐसे लोग अपने सपनों को खोते हैं या इकोनॉमिकल क्राइसिस में होते हैं, तो चूंकि वो समाज से कटे होते हैं और अपने ईगो में जीते हैं, एक बड़े ग्लैमर में जीते हैं, तो ऐसे लोग आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि फला हीरो ने आत्महत्या कर लिया, हीरोइन ने आत्महत्या कर लिया, इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी ने आत्महत्या कर लिया, टीवी एंकर ने आत्महत्या कर लिया। तो ये ऐसे लोग हैं जो आम समाज से कटे रहते हैं, आम सोसाइटी से कटे रहते हैं, वो समाज में घुल मिल के नहीं रहते, और जब उनके सामने कोई समस्या आती है तो वो एकाकी फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं और वो आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। दूसरा फैक्टर है अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। ये एक तरह का सुसाइड है कि जब कोई व्यक्ति किसी समाज के किसी प्रॉब्लम या इशू में ज्यादा इन्वॉल्व होता है, ज्यादा इंटरेस्ट लेता है और कंसर्न उसकी ज्यादा होती है, तो ऐसे लोग भी आत्महत्या कर लेते हैं। जैसे जापान में हाराकिरी या मंडल कमीशन जब लागू हुआ वीपी सिंह के जमाने में, तो बहुत से लड़कों ने आत्महत्या कर लिया। एक सोशल इश्यूज के प्रति जो कंसर्न था, उस कंसर्न के वजह से एक हिप्नोटाइज्ड होकर उन्होंने आत्महत्या कर लिया। इस तरह की आत्महत्या अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड कही जा सकती है। एनोमिक सुसाइड, इस तरह की सुसाइड ऐसे लोग करते हैं जब वो अपनी जॉब लूज कर देते हैं, या जब हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, हमारी सोसाइटी अकाउंटेबल नहीं होती, इंस्टीट्यूशंस
अकाउंटेबल नहीं होते। और जब ब्रेक होता है, समाज के जो समाज के नियम हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जब ये ब्रेक होते हैं और इंस्टीट्यूशंस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, तो ऐसे समय में आत्महत्याएं बढ़ती हैं। क्यों? कि लोग बड़े पैमाने पर अनएम्प्लॉयड होते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस होती है। अगर सरकारें ठीक तरीके से काम नहीं करती, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी नहीं होता, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन अगर सही नहीं होता, सरकारें ठीक ढंग से काम नहीं करती, प्रो पीपुल नहीं होती, तो उस समाज में बड़े पैमाने पर आर्थिक तंगी आ जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। बिजनेसमैन को घाटा होने लगता है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर लोग आत्महत्या करते हैं। फैटलिस्टिक सुसाइड, इस तरह की सुसाइड उस समाज में ज्यादा होती है जिस समाज में ज्यादा ट्रेडिशनल लोग होते हैं। बहुत ही ज्यादा फंडामेंटलिज्म बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा अगर ट्रेडिशनल इरेशनल सोसाइटी हो जाती है, कंजर्वेटिव सोसाइटी हो जाती है, तो वहां पर इस तरह की आत्महत्याएं बढ़ने लगती हैं और नौजवान लोग आत्महत्या करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि प्रेमी युगल ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर लिया। क्या कारण है? ऑनर किलिंग्स। हमारा समाज इतना कंजर्वेटिव है कि हम नौजवानों को अपनी जिंदगी उनके हिसाब से जीने नहीं देते। तो जो कास्ट रिडन सोसाइटी है, हाईली कंजर्वेटिव सोसाइटी है, यह सोसाइटी नौजवानों को, लोगों को अपने तरीके से जीने नहीं देती, अपने तरीके से पहनने कपड़ा नहीं देती, अपने तरीके से खाने पीने नहीं देती, रहने सहने नहीं देती। तो नौजवानों को लगता है, लोगों को लगता है कि हमारे रास्ते जीवन जीने के बंद हो रहे हैं। हम अपनी उम्मीदों के साथ, अपने ड्रीम के साथ, अपने सपने के साथ नहीं जी सकते। ये सोसाइटी ऑप्रेस्ड सोसाइटी है। ये सोसाइटी लोगों को तंग कर रही है, सता रही है, जुल्म कर रही है और अपने नियम और कानून उन पे थोप रही है। उनकी स्वतंत्रता, उनकी गरिमा को बंधक बना रही है। ऐसे समाज में भी लोग आत्महत्या करते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से भी यह कहा जाता है कि सुसाइड इज अ सिन अगेंस्ट सेल्फ। सुसाइड इज अ सिन अगेंस्ट नेचर। गॉड अलोन should decide when a person will live or die. ऐसी स्थिति में जहां एनसीआरबी का डाटा हम जब देखते हैं तो ये एक समाज के लिए, उन सारे लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बनती है कि क्या लोगों को आत्महत्या करने दिया जाए? क्या सिर्फ हम दुख प्रकट कर आगे बढ़ जाएं? क्या सरकार की, समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम आत्महत्या को रोकने के लिए प्रिवेंटिव स्टेप्स या मैकेनिज्म बनाए? तो इसके लिए जरूरी है कि इसके लिए गाइडलाइंस फॉर स्ट्रेटेजीज इन सुसाइड प्रिवेंशन होनी चाहिए। गवर्नमेंट, इसके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट को आगे पहल करना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक सुसाइड
प्रिवेंशन हेल्पलाइन गठित करनी चाहिए, ताकि अगर इस तरह की कोई भी बातें सामने आती हैं या ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति इस तरह का बिहेवियर कर रहा है, तो वो व्यक्ति तुरंत हेल्पलाइन को फ़ोन कर सकता है या उसके साथ मित्र दोस्त फ़ोन कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और उसको साइकोलॉजिकल उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, उसको हेल्प की जा सकती है या उसकी जो भी दिक्कतें हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। इसमें एनजीओ है, मीडिया है, ये प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। एक मॉनिटरिंग टीम होनी चाहिए जो मॉनिटर करे, हर मोहल्ले में, हर इलाके में मॉनिटर करती रहे और बाकायदा एक डाटा कलेक्शन इसका होना चाहिए कि कितने लोगों ने सुसाइड का प्रयास किया, किन कारणों से किया, कितने लोगों ने आत्महत्या कर लिया, इसका एक डाटा कलेक्शन होना चाहिए। रिहैबिलिटेशन सर्विसेज जो इससे प्रभावित हैं, जिसने आत्महत्या का प्रयास किया है, उसके लिए उस सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। इंग्लैंड में रेवरेंड चैड वारा, जो के मेथोडिस्ट मिनिस्टर एंड ही वॉज अटैच्ड टू द चर्च, उन्होंने बड़ा अद्भुत काम लंदन में किया और जो मूवमेंट उन्होंने चलाया, उस मूवमेंट को द समैरिटन मूवमेंट के नाम से जाना जाने लगा, जो कि बेसिकली अ टेलीफोन बीफ्रेंडिंग सर्विस थी फॉर द सुसाइडल। फादर रेवरेंड चैड वारा ने इस बात को महसूस किया कि जिस व्यक्ति ने उनके कम्युनिटी में आत्महत्या किया है वो लोनलीनेस का शिकार था और चूंकि लोनलीनेस एकांतपन में रहने के कारण उसके अंदर इस तरह की टेंडेंसी विकसित हो गई, डेवलप हो गई कि उसने आत्महत्या कर लिया। रेवरेंड चैड वारा ने इस तरह की एक टेलीफोनिक बीफ्रेंडिंग सर्विस प्रोवाइड किया कि कोई भी व्यक्ति अगर उसे किसी भी तरह की परेशानी है या जीवन के प्रति उसका मोह भंग हो रहा है, तो वो तुरंत उस सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करे और तुरंत उस सर्विस प्रोवाइडर उस व्यक्ति से संपर्क करता था और जो भी परेशानी, जो भी दिक्कतें थी उसको दूर करने का प्रयास करता था। देखते देखते हजारों कॉल आने लगी और एक बहुत बड़ा नेशनल इंटरनेशनल मूवमेंट बन गया। इस तरह यह बहुत ही जरूरी है कि हम इस तरह का सेंटर बनाएं और केरला ने इस तरह का प्रयास किया और वो बड़ा सफल प्रयास था। 1990-95 में केरला में बड़े पैमाने पर आत्महत्याएं होती थी। केरला में जो मॉडल, प्रिवेंटिव मॉडल बनाया गया, उसको मैत्री के नाम से जाना जाता था। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट उस अवेयरनेस प्रोग्राम में किया गया, वर्कशॉप हुई, इंटरेक्शन हुआ और इससे केरला में काफी हद तक आत्महत्याएं रोकने में सफलता अर्जित की गई। इस प्रकार एक नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन लाइफलाइन बनाई जाए
और इसको और मजबूत किया जाए, एक्सपैंड किया जाए, वर्केबल किया जाए। सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट बनाई जाए, एक साइकोलॉजी थेरेपी सेंटर बनाया जाए, वहां रिफॉर्मर हो और एनजीओ उसमें सहयोग करे। कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से किसी भी मानसिक क्लेश या प्रॉब्लम से ग्रसित है तो तुरंत उस सेंटर में जाए और वहां पे मनोचिकित्सक उसकी समस्याओं को सुने और थेरेपी उसको दें। तभी आत्महत्याओं की बढ़ती हुई इस बीमारी को, इस संख्या को कम किया जा सकता है। थैंक यू वेरी